प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है जो मैंने सिनेरियो आपको दिए थे, सिनेरियो नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो उसमें से कुछ सिनेरियोज़ के सॉल्यूशंस आज हम करेंगे। ये कौन करता है यार? ये कन्फर्म योर लैंग्वेज इफ साउंड्स लाइक यू माइट हैव स्विच टू डिफरेंट लैंग्वेज पे जाता है। चलिए, इंडिकेशंस आ रहे होते हैं। चलें, तो आज हम सिनेरियोज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, जो आपको सिनेरियो सॉल्यूशन, ताकि आप घर जाके अपने सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा। ये ना पूछिएगा कि सर मेरे सॉल्यूशन में तो ये आ रहा है, आपके सॉल्यूशन में ये आ रहा है। तो मेरे सॉल्यूशन ठीक होंगे, आप अपने सॉल्यूशन को घर जाके उससे मैच कीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? अच्छा जी, से मैंने पहले से टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ 2, 4, 10 मिनट ला, तो टाइम बचाने के लिए मैंने प्रो कनेक्ट भी पहले से खोला हुआ है और सारी चीज़ें, ताकि आपका टाइम किल ना हो। चलिए जी, सिनेरियो की तरफ चलते हैं। तो ये सिनेरियो नंबर 4 आपका। तो एक है, डेविड एंड सैंड्रा आर मैरिड, और उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है? दोनों, दे बोथ वर्क एंड रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम देयर जॉइंट सेविंग अकाउंट। दोनों के दोनों काम करते हैं और दोनों का ही एक जॉइंट सेविंग अकाउंट है, जहाँ से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। पे बैक किया है अपना स्टूडेंट लोन। जो भी स्टूडेंट लोन पे बैक करना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, ना हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, उस अगर जो इंटरेस्ट वगैरह पे होता है, जैसे ये $850, एक $852 का जो इंटरेस्ट पे हुआ है, वो हमारे काम का होता है। और जो स्टूडेंट लोन के ऊपर जो भी आप पे करते हैं, स्टूडेंट लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे होता है, दैट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस। डिडक्टेबल का मतलब ये होता है कि आप अपनी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। डेविड और सेंड्रा के पास एक हेल्थ कवरेज है थ्रू द मार्केट प्लेस एंड रिसीव एडवांस टैक्स ऑफ द प्रीमियम टैक्स क्रेडिट। देखिए, ये मैं हमेशा इधर करवाता हूँ, टैक्स क्रेडिट के उसमें नहीं करवाता, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ना किसी की समझ आती है भी नहीं है। होता क्या है, तो दो किस्म की इंश्योरेंस मिलती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब वाले भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जो कि आपके लिए नाकाफ़ी होती है। तो आप अपनी मार्केट प्लेस से, मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, और वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब आपको 3 तरीके के फॉर्म मिलेंगे जब भी आप रिटर्न बना रहे होंगे, 1095 ए, 1095 बी और 1095 सी। आपके काम का, और या जो आपने रिकॉर्ड करना है क्लाइंट के रिटर्न में, जिसकी बेस के ऊपर उसे कोई टैक्स क्रेडिट वगैरह मिल जाएगा छोटा-मोटा, वो होगा 1095 ए। 1095 बी और 1095 सी, इसको कहीं नोट कर लीजिए। ये उस वक़्त मिलता है जब आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की होती है। तो 1090 ए आपके काम का होता है। अगर आपको कस्टमर 1095 बी या 1095 सी का फॉर्म देता है, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, उसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। आगे चलते हैं। दे प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ द सपोर्ट ऑफ डेविड जो है उसकी के लिए, हु डज नॉट लीव विद देम। अब ये देखिए कि हाफ ऑफ द सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लीव नहीं रहती नहीं है। तो हमें पता है कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, वो अगर आप उन्हें उनका खाना पीना रहना 50% से ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ रहें। ये जो डिपेंडेंट की कैटेगरी होती है, उसके आपके लिए अगर ब्लड रिलेशन है या आपका रिश्तेदार है, तो आपके लिए रहना, साथ रहना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता, लाइक योर गर्लफ्रेंड हो गई, लाइक एवरी अदर रिश्ते हो गए, उनके लिए ज़रूरी नहीं होती। फैसल लुकमान। वैसे लुकमान साहब, आपकी ये डिवाइस क्यों ओपन है? मीटिंग आप क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ये आपकी दो डिवाइसेस, फैसल लुकमान। फैसल लुकमान, आवाज आ रही है आपको सर मेरी? जी मेरी कोई आवाज़ आ रही है। ये दो डिवाइसेस आप क्यों चला रहे हैं? अच्छा, वो मोबाइल से मैं ले रहा हूँ, उसकी हैंड फ्री ऑडियो ना, और लैपटॉप की स्क्रीन। नहीं, एक वक्त में एक डिवाइस आप यूज़ करेंगे। अच्छा, और चलो ये मैं, आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? नहीं मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ठीक है, एक वक्त में एक ही दूसरी डिवाइस को हटा दीजिए। ठीक है, थैंक यू फैसल लुकमान साहब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये तस्मिया कयूम एडमिन पास। ठीक है, एडमिन ने कंफर्म किया है कि तस्मिया कयूम। थैंक यू। सॉरी अगर मैं किसी का नाम ले लिया करूं, तो माजरत के साथ, क्योंकि मुझे बार बार याद नहीं होता, तो हमें एडमिन से कंफर्म करना होता है। तो कोई भी इसको प्लीज़ ऑकवर्ड महसूस ना करे अगर मैं किसी का नाम लिया करूं कि ये हैं या पास। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट गेट इट सीरियस। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। चलिए जी, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर कर लेते हैं माजरत। अच्छा जी, ये हो गया, तो वो रह रही होती तो उनके लिए रहना ज़रूरी नहीं होता।
अच्छा, दे वुड लाइक टू क्लेम हर एज डिपेंडेंट क्लेम कर रहा हूँ, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर 1995 उनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ठीक है। तो आइए रिटर्न को हम बनाते हैं। ये है मैरिज फाइलिंग जॉइंटली विद अ डिपेंडेंट, ओके। एंड इनके पास क्या क्या है, सोशल कार्ड्स हैं इनके पास, इनके पास W2 है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो दोनों का W2 है, 1099 INT है, 1095A है, कुछ भी नहीं है तो इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ओके। भाई इतने बड़े ही रिटर्न आ रहे होते हैं, ठीक है। बस होता क्या है कि उसके अंदर 4 बैंक अकाउंट खुले हुए होते हैं, 3 इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई होती है, डेबिटेंट होता है, इसलिए वो जो पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस वो 40, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो हमारे पास रिटर्न बना हुआ है, हम उसी को फॉलो करेंगे, दोबारा टाइम वेस्ट ना अपना करूंगा ना आपका करूंगा। तो जनाब हैं किस नाम से, आइए देख लेते हैं। रिटर्न डेविड थॉमसन। वेयर इज मिस्टर डेविड? अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको रिटर्न बनाना तो सिखाया है। सबसे पहले कस्टमर की पर्सनल डिटेल करूंगा आपके सामने। सबसे पहले कस्टमर की डिटेल डलेगी, जॉर्जिया में रहते हैं, ये मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है, ठीक है। पहले डेविड की डिटेल डाल दी हमने, उसका सोशल सिक्योरिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डाल दी। इसके बाद उसकी वाइफ स्पाउस जो है उनकी डिटेल डाल दी हमने उनकी, ठीक है। फिर उनके घर का एड्रेस डाल दिया। ये सारी चीज़ें आपको मिल कहाँ से रही है, ये आपके ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजर ही, तो ये ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है सवालनामा। तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ से मिल रही हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया काम, डेट टाइम का वगैरह वगैरह बता दिया, ठीक है। अगर वो ज़रूरत होती है वहाँ पे तो आप यहाँ पे आईडी कार्ड जो उनका स्टेट आईडी ड्राइविंग लाइसेंस को कहा जाता है, तो आप स्टेट आईडी भी यहाँ पे डाल देंगे अगर डायग्नोस्टिक के अंदर कंपलसरी होगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डलती है क्लाइंट की, उसके बाद डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन। डिपेंडेंट कैन बी योर चाइल्ड एंड अदर देन चाइल्ड, जैसे इनकी वालदा मोहतरमा है रोज़ा सेलिना जो भी है, ठीक है ना। ये उनकी एड्रेस है, इनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है और मदर है, ठीक है। बाकी और कुछ आपको नहीं डालेंगे, आगे चलेंगे हम। अच्छा जी, इसके बाद अब हम इनकम की डिटेल डालेंगे। हमेशा सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हज़ारों डॉक्यूमेंट देगा आपको कस्टमर, ठीक है, ये करके दिया है आपको ऐसे से 2022 2023, तो आपने जिस साल का रिटर्न बनाना है उस साल का रिटर्न सबसे पहले आपने थर्ड फॉर्म के अंदर ये चेक करना होता है किस साल का है ये 2023, क्या मेरे कस्टमर से ब्लेंड करता है, जी मेरे कस्टमर से। नाम के ऊपर नहीं जाएंगे आप, हमेशा सोशल सिक्योरिटी के जो आखिरी के 3 से 4 नंबर होंगे उसको हमेशा टैली क्या करेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि सेम नाम के लोग होते हैं, हुआ कि डेविड थॉमसन पास आ गया और उनका ऑर्डर चला गया, हालांकि एड्रेस वगैरह से भी कंफर्म हो जाता है, लेकिन समटाइम होता है कि क्लाइंट भी एड्रेस चेंज कर देता है, अपने पिछले साल के रिटर्न में कुछ और एड्रेस था, थ्रू आउट द ईयर कोई दूसरा एड्रेस आ गया तो आप उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा हमेशा हर फॉर्म के अंदर आपने साल देखना है, साल के बाद आपने नाम देखना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर पूरा नहीं दिया होता, आखिरी के 4 डिजिट होते हैं वो वैरी। तो सबसे पहले हम W2 डालेंगे इनकम के अंदर। W2 आपको जब मिलता है जब आप जॉब करते हैं, ठीक है जी। तो ये W2 सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। इसको बिल्कुल हल्की क्लास ना समझे, क्योंकि लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आपका हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। मुझे पता है कब कौन सी क्लास कहाँ लानी है, तो अगर कोई ये सोचता है अरे यार ये तो मैं देख लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपना पहले इनकम की डिटेल डालेंगे, फिर आप सारी जो जो बॉक्सेस दिए हुए हैं W2 के अंदर वो सारे बॉक्सेस फिल करेंगे आप, ठीक है। आगे चलते ये तो हो गया क्लाइंट का अपना, फिर इसके बाद उनकी वाइफ का स्पाउस W2 ये रहा, स्पाउस के W2 की डिटेल डालते हैं, ठीक है। सर्विस प्लस INC इनकी डिटेल है, सैंड्रा थॉमसन की है ये डाल दिया, ये डिटेल डाल दी इनकी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अगर स्पाउस का हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा। फिर आप इनकम की डिटेल डालते हैं, अगर ये और भी बेनिफिट तो सारे बेनिफिट वगैरह डालते हैं, जिस कॉलम में जो डेटा होता है वो सारा डेटा डाल दें। अच्छा, अब एक W2 था, दूसरा था, तीसरा होगा तो आप यहाँ से 3 कर देंगे, ठीक है, 4 कर देंगे, जितने आपके W2 होंगे आप प्लस करते रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली डेटा डालते रहेंगे, सब खुद कलब होता रहेगा, आपको कलब करने की या ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना, आपका काम है जस्ट ओनली टू पुट द डेटा एज पर द लॉ, खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमने W2 की डिटेल्स डाल दी, पहले से तो मैंने टाइम वेस्ट आपका नहीं किया। फिर इसके बाद 1099 INT की डिटेल डालनी है, तो आप 1099 INT में चले जाएंगे, INT में गए, सबसे पहले किसने दिया है, किसको दिया है और कितना दिया है, बस ये तीनों चीज़ें डलती है और डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर फॉर्म की खासियत होती है किसने दिया है, किसको दिया और कितना दिया, खत्म, ठीक है। आगे चलते अब हमारे पास है, ये फॉर्म देखते हैं नीचे, ये है 1095A। आपको अगर 1095B मिलेगा या C मिलेगा उसे आप, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं 1 मिनट के लिए म्यूट करता हूँ, सबके लिए सवाल है। CPF फर्म में आप इंटरव्यू देने गए, ठीक है, और इंटरव्यू के दरमियान उसने बोला आपको कि यार ठीक है सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं आपसे इंस्पायर भी हूँ, सारी चीज़ें, अब ये बताइए हम तो सिस्टम यूज़ करते हैं या हम सिस्टम यूज़ करते हैं प्रो सीरीज़ या लेजर्ड, आपने तो काम किया है प्रो कनेक्ट के ऊपर, तो ज़रा मुझे अब ये बताइए कि आपका ड्रैग के ऊपर तो प्रैक्टिस है ही नहीं, तो आप ड्रैग किस तरीके से करेंगे। और अगर मैं आपको अभी रिटर्न दूँ तो आप तो घंटों लगा देंगे रिटर्न बनाने में, तो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे आप लोग? जी हाथ खड़ा, रिलैक्स।
माजिद आपने पिछली शायद क्लासें ली हैं, नहीं आपने शायद समाज के सकते होंगे, नहीं माजिद साहब बता सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, उनको यही बोलेंगे कि हम ट्रायल वर्जन सर यूज़ करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमें भेजें और हम आपको फिल करके देते हैं। बोले इतना ठीक है भाई, तुम्हारे ट्रायल वर्जन का डाउनलोड का मैं वेट कर, मुझे तो आज ही बना के दो या अभी बना के दो। वो कहेगा यार मैं आपका अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, मैं आपके लिए 4 दिन का 2 दिन का इंतजार थोड़ी करूँगा, आप ट्रायल वर्जन करें, अपना हाथ साफ करें और फिर मैं करूँ। जी सर। जवाब दो ना, कोई कॉन्क्रीट ऐसा जवाब होना चाहिए, होनी चाहिए इससे तुम ये कर लें। चलिए मैं आगे चलता हूँ। जी अमीर हमजा। सर इसका जवाब यही होगा कि देखिए सॉफ्टवेयर बेशक डिफरेंट है लेकिन इंटरफेस डिफरेंट होगा ना, बैक एंड के फॉर्म्स तो सारे सेम है। इंटरफेस से फेमिलियरिटी हमारी जल्दी हो जाएगी क्योंकि हमने सिमिलर एक सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वो बोलेगा यार ठीक है मानता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है नए सॉफ्टवेयर में ठीक इंटरफेस सेम होते हैं, हर नए सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइम लगता है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार आप मुझे कल रिटर्न बना, तो एक दिन के अंदर तो आप पेशेंट नहीं होंगे उस पर, या अभी बना दो या आधे घंटे में बना दो, 2 घंटे में बना दो, तो आपके लिए इंटरफेस सेम होता है, लेकिन क्या करोगे उसके लिए? तो ये सेम नो चेंज, मैं इस बात पे एग्री, इंटरफेस बिल्कुल सेम होते हैं, फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली बात है आप अगर नई गाड़ी भी चलाते हो तो उसको भी आपको 10 मिनट लगते हैं थोड़ा अपने आप को सेटल होने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जवाब होना चाहिए कि हाँ यार क्विक बिल्कुल। जी जावेद इकबाल साहब। मेरा जवाब भी यही था कि बैक एंड तो सेम होता है, तो फ्रंट भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है फेमिलियरिटी गेन करने में। बिल्कुल सही है। आगे और कोई? अगर वहाब अफजल आप पिछली क्लास का रेफरेंस देंगे मुझे, तो अगर आपने पिछली क्लास में नहीं सुना था ये तो आप जवाब दीजिए, अगर आपने सुना हुआ है फिर आप जवाब दे रहे तो आप नहीं सुना। हाँ अब माइंड साहब जवाब दे रहे तो वंडरफुल, अमेजिंग, कीजिए। अच्छा सर, एक तो ये अमीर ने जो कहा कि इंटरफेस वाला, वो मेरा भी एक पॉइंट था। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे आपने भी एक हमें बता दिया तो हम इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम सबके ट्यूटोरियल एटलीस्ट देख लें और उनसे चलो ठीक है, मैंने थोड़ा सा टाइम बाय कर लेते हैं। जैसे आपने कहा 4 घंटे, सो हम उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं 30 मिनट का और उसके बाद हम उस पर हैंड ऑन हो सकते हैं। चलो मैंने तो तुम्हें 4 सॉफ्टवेयर बता दिए, तुम चलो अभी 4 हो गए, 4 मैं अभी लिस्ट दे दूंगा। चलो ड्रैक हो गया, प्रो सीरीज हो गया, प्रो कनेक्ट हो गया, लेजर्ड हो गया, ठीक है, ये तो चल रहे होते हैं ना। एक नया सॉफ्टवेयर दे दिया जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, उसका क्या करेंगे? सर अगेन वही रिस्पॉन्स तो सेम है, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, फॉर्म्स हमें पता है कौन चीज़ कहाँ पे एंटर होती है और बाकी तो सब कुछ उस पर लिखा होता है। जैसे आपने बताया था कि वो एक आई थिंक टर्बो टेक्स्ट में एक फॉर्म्स आ रहा होता है कि आपने पहले एक चीज ऐड करनी, फिर नेक्स्ट करना, फिर दूसरी चीज ऐड करनी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वो ये बोल रहा है कि यार साथ ऐसे ही तो वो ठीक है, आपका जवाब सबका सही है, मैं किसी का जवाब भी गलत नहीं कहूँगा, बेहतरीन जवाब है सबके के इंटरफेयर। लेकिन वो चाहता है कि यार ऐसा बंदा हो जिसने कुछ रिटर्न्स तो बनाए, 25 30 40 रिटर्न्स तो सॉफ्टवेयर पे बनाए हुए हो ना, एटलीस्ट उसके लिए ना। मेरा एक इंटरव्यू फेल इसी वजह से हुआ था, आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेहदी हाजी साहब। सलाम वालेकुम सर। बताओ। सर वैसे तो मतलब जितने दूसरों ने बताया तो वही वो तो सही है सर, इसके अलावा आपने एक तरीका बताया था जो हाउ टू रिपोर्ट, मतलब गूगल का सहारा लेंगे सर, मतलब गूगल का सहारा लेंगे तो उसी से मतलब जितने भी फॉर्म होंगे तो कॉन्सेप्ट तो वही है, सिर्फ गूगल का सहारा लेकर मतलब बाकी काम करेंगे सर। अमेजिंग, ठीक है डन है। अच्छा होता क्या है, जावेद इकबाल साहब अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा, मेहदी हाजी साहब आप म्यूट कर दीजिएगा। आप सबके जवाब बिल्कुल ठीक हैं, किसी के जवाब में कोई गलती नहीं है, लेकिन होता क्या है, आपको दिया जाता है एनीडेक्स का लिंक या आरडीपी का लिंक, ठीक है, और उसको वो बंदा मॉनिटर कर रहा होता है वहाँ पे बैठ के। जब आप हाउ टू रिपोर्ट डालते हो ना, होता है यार ये तो नया है, लेकिन जब आप देखो, हमेशा याद रखना एक सॉफ्टवेयर हर किसी का इंटरफेस बिल्कुल सही है, लेकिन एक दिन मिनिमम, मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चाहिए होता है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर फ्रीक्वेंट, अगर आप उस पर 8-10 घंटे लगाएं तो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ड्रैग के अंदर आप कुछ बटन जो है वो ऊपर हैं, यहाँ पे जो है वो आप चेक को जैसे ही क्लिक करते हैं तो रिटर्न खुल जाता है, वहाँ पे बाकायदा एक प्रोसेस से जाकर रिटर्न खुलता है सब दोनों सिस्टम सेम खुलते हैं, लेकिन प्रोसेस का चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इंटरफेस बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हुआ है, ये सबसे पहले कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन, फिर डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ सही है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं। इसको मेरा एक इंटरव्यू, मेरी बिल्कुल एक बहुत बड़ी सीपीए फर्म थी, उसके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, वो बहुत इंस्पायर हुए वीपी फाइनेंस वगैरह, ठीक है ना। मुझसे गलती हो गई कि मैंने उनको कह दिया कि जी मुझे वही वाला ये वाला आप लोगों का जब आता है, ठीक है, और तो बताएंगे, मैंने कहा यार ठीक है यार, मैं है ना ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लूँगा और ये हो जाए। तो मैंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है आपके पास आधा पौन घंटा 1 घंटा मुझे रिटर्न बना के दिखाइए। तो मैंने क्या किया, मैं ठीक है आधा घंटा मुझे दे, आधे घंटे बाद मैं कनेक्ट होता, तो आधे घंटे मैंने वो ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया और जितना प्रैक्टिस कर सकता था कर ली। तो पता ही चला कि जब वो मैं उनके पास रिटर्न बनाने के लिए उनके सिस्टम पे गया तो मुझे कुछ चीज़ें, मेरी स्पीड जो थी वो वैसी नहीं थी। अगेन वही बात है कि मैं आइडेंटिफाई हो गया कि यार इसने इस सिस्टम के ऊपर काम नहीं, तो पता तो है W2 कहाँ डलता है, लेकिन ऑब्वियसली बात कि अगर प्रो कनेक्ट के अंदर चीज़ें ढूंढना शुरू करूँ तो आप भी कहोगे यार इसको पता तो है चीज़ें, लेकिन ये सिस्टम के ऊपर फ्रीक्वेंट नहीं है। एक्चुअली आपका काम ही इतना है कि जितनी जल्दी है मुझे बना के दे दे रिटर्न। तो इसके लिए फिर हमने क्या आइडिया लिया कि हमें हमेशा जब भी मेरे पास कॉल आती थी सीपीए फर्म्स की, तो पहला सवाल मैं इनसे ये करता हूँ कि भाई आप कौन सा सॉफ्ट कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा हमेशा ये इंटरव्यू के से जब आपको जब एचआर या वो जो उनका जो अकाउंटेंट या जो कनेक्ट करते हैं आपको लोग, तो पहला सवाल मेरा उनसे ये होता है कि विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए इंटरव्यू है 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो अब मुझे 2 दिन पहले पता चल गया या 1 दिन पहले पूरा पता चल गया कि यार कल अगर मेरा इंटरव्यू होना है, कोशिश कीजिए 1 से 2 दिन रख लीजिए, इंटरव्यू का टाइम आपको मिल जाता है 1 से 2 दिन, आप देख लीजिए आपकी मसरूफियात नहीं है तो 1 से 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं परसों आपसे इंटरव्यू के लिए कनेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो आपके पास जब आज पता चल गया कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो अब आपके पास 2 दिन मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि यार आपके पास ज़्यादा इंडिविजुअल का
बिजनेस का, वो आपको रेशो बता देगा। अगर 50-50 बताते तो आपको कोशिश करनी है कि दोनों के रिटर्न उस ट्रायल वर्जन के ऊपर जो 2 दिन बाद आपके ऊपर किया जाएगा, इसी माइंड से आप करेंगे कि मैंने 2 दिन पहले आपने उस ट्रायल वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। ऑन द स्पॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले सर प्लीज़ आप कीजिए, मैं पे काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, आपको मैं अभी रिटर्न बना के दे देता हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर आपने जितने भी रिटर्न थे, अभी आपको मैं आखिरी में बताऊँगा कि मैंने जितने रिटर्न दे दिए, इसके बाद आपको गूगल के ऊपर जाके कितना कहाँ से सर्च कर लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो होगा क्या इससे फ़ायदा कि आपने 1 से 2 दिन मुसलसल उस सिस्टम के ऊपर रिटर्न्स बनाने हैं। जैसे 15-16 मैं दूँगा, 15-16, 20-25 यहाँ वहाँ से, ठीक है, 30-40-50 रिटर्न का आप अपना एक, ठीक है ना, एक बना के रखिएगा एक पूरा जो वो लाइब्रेरी, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने रिटर्न्स बनाए सॉरी, बनाने के बाद अब आपको जब आप उसके ऊपर 25-30 रिटर्न बना लेंगे ना, ऑटोमेटिकली फिर आपको जब आप उसके सिस्टम पे जाएँगे तो आपके लिए कोई चीज़ नई नहीं होगी। तो इस ट्रिक को हमेशा, और जवाब पे आप ये कहना है जी सर मैंने इस पे काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन यू विल फाइंड मी परफेक्ट ऑन द सिस्टम, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर, हमारी जॉब ये है मुख्तलिफ सिस्टम के ऊपर काम करता था। मैंने कभी टीपी के लिए नहीं किया, बट इट्स माय हॉबी कि मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रिटर्न बनाता रहता हूँ, और फिर इस सिस्टम के ऊपर भी मैंने रिटर्न तकरीबन 40-50 बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना ट्रायल वर्जन भी दिखा सकता हूँ, आप मुझे अपने रिटर्न दीजिए, आई विल श्योरली प्रिपेयर। ठीक है, तो इस तरीके से। दूसरा ये कि जब भी आप सीपीए फर्म से बात करेंगे तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि मुझे सिर्फ टैक्स प्रिपेयर का काम आता है, मुझे एलएलसी बनाना भी आती है, मुझे ईआईएन बनाना भी आता है, मुझे आईटीआईएन बनाना भी आता है, मुझे ये भी आता है कि मुझे सेल्स टैक्स परमिट भी बनाना आता है। तो ये भी आप एडिशनल चीज़ें इसमें, पेनल्टी वेव करवाना भी आती है, ठीक है ना, मुझे सीडीसी का भी पता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपने जानबूझ के ऊपर एडिशनल बताना है कि मैं इन चीज़ों के लिए भी, हालांकि वो आपको ये काम देगा नहीं, लेकिन जो छोटी फर्म्स होती है, जैसे सबसे पहली फर्म मेरी जो थी वो बहुत छोटी फर्म थी, उन्होंने नीचे लिया था, तो वो मैं गया एज अ टैक्स प्रिपेयर था, लेकिन वो मुझे पहले थे, वो मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करने के लिए भी देते थे, वो आईआरएस से बात करने के लिए भी देते थे, तो मेरे को वो पर आवर के ऊपर जॉब थी मेरी, तो मेरे घंटे वहाँ बनते रहते थे। तो जितने घंटे मैं काम करता था, ठीक है ना, तो मैं तो बहुत छोटे उस पर गया था, शुरू में $6 पर आवर पे गया था, तो मेरे जितने घंटे होते थे मैं ऑफिस से आता था और फिर मैं अपना 5-6 घंटे भी काम किया, तो मैं अपने डॉलर के साथ मिला $20 बनता है, 3 घंटे 4 घंटे मैंने काम कर लिया, $20-25 मेरे बनते, हायर नौकरी के साथ बहुत अच्छा पैसा। तो ये होता है आपका, ठीक है जी। आगे चलते तो ऐसे सवाल मेरे माइंड में आते रहते, तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा आगे। अच्छा, ये 1095A है। 1095A के अंदर आपने, आप लोग के जवाब बिल्कुल सही थे, बस प्रैक्टिस का एक इशू था कि आपने बस उसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कब आपने सिस्टम डाउनलोड करना है, बस। अच्छा, 1095A के अंदर आपका 1095A में जाएंगे आप। अच्छा जी, सबसे पहले वही सारी चीज़ें आपने डालनी है जो हमारे फॉर्म्स के ऊपर मौजूद होती हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 2 में लिखा हुआ, 3 में लिखा हुआ, और जो डिटेल चाहिए होगी वो सारी आप यहाँ, जैसे डेविड और सैंड्रा दोनों की इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने अपनी वालदा को नहीं दिया, मदर को नहीं डाला हुआ। अच्छा, होता है कि समटाइम ये कॉलम्स के अंदर भी डेटा होता है, इधर कॉलम्स के अंदर डेटा नहीं है, लेकिन अगर आपको 1095A मिलेगा तो किसी में भी डेटा होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च है, तो आपने कॉलम्स में भी डेटा डालना है और टोटल में भी डेटा डालना है, लेकिन यहाँ पे टोटल में दिया हुआ है तो हम सिर्फ टोटल में डेटा डालेंगे, ठीक है जी। तो ये जब आपने डाल दिया, डन हो गया, सिस्टम को सब कुछ कैलकुलेट करेगा। मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूँ, उसके बाद आपने डायग्नोस्टिक क्लियर करने हैं। सबसे पहले रिटर्न प्रिपेयर करना होता है, रिटर्न प्रिपरेशन के बाद फिर डायग्नोस्टिक क्लियर करने होते हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्लियर करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, रिटर्न प्रिपेयर करना, डायग्नोस्टिक को जीरो करना जो आपके रिलेट होते हैं, इसके बाद एनीथिंग इज नॉट अवेलेबल। अब जरा मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाता हूँ ताकि जो लोग रिटर्न बनाया जिन्होंने, तो वो अपना सोल्यूशन भी मैच कर लें इससे। तो ये देखें कि मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली है, एक उनकी डिपेंडेंट है तो यहाँ पे टिक आ जाता है, चाइल्ड पे टिक आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों की इनकम मिल गई, ठीक है, इनको इंटरेस्ट मिला था, यहाँ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और इनको एडजस्टमेंट मिली $852 की। अगर देखना चाहें तो आप जाके यहाँ देख सकते हैं, कैश 2 मिली है इसमें, ये देखें स्टूडेंट इंटरेस्ट लिया था, उसकी $852 की एडजस्टमेंट इनको मिल गई। हाँ, ये आपको बताना भूल गया, कैसे डरेगा, आपने एडजस्टमेंट में जाना है, स्टूडेंट लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, नॉट क्रेडिट कार्ड, नथिंग है, स्टूडेंट लोन ओनली। तो आप एजुकेशन में जाएंगे, एजुकेशन में जाके टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट लोन पेड, और एजुकेटर एक्सपेंस भी यही से होगा। एजुकेटर एक्सपेंस मतलब होता है कि जो टीचर होते हैं, अगर टीचर अपनी कोई आपको एजुकेट है तो वो, ये बच्चों का खर्चा नहीं है, ये जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनका जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो जरूरत पड़ती है उनके लिए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, तो 1040 में गए, 1040 में गए हम। में जाने के बाद हमने देखेंगे इनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिल गई $10,621, इनका ये टैक्सेबल इनकम है, पर टैक्स लगा $500 चाइल्ड के ऊपर, डिपेंडेंट के ऊपर मिल जाते हैं, और $128 उनको ये स्केड्यूल C3 में जाइएगा, पानी दीजिएगा, ठीक है, स्केड्यूल्स में जाइएगा, ठीक है। रिटायरमेंट सेविंग कंट्रीब्यूशन के अंदर मिल गया इनको। अब आप बोलोगे यार ये रिटायरमेंट का तो कोई भी डेटा नहीं डाला, ये कहाँ से आ गया, ऐसा ही है ना दिमाग में। तो जनाब, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब के ऊपर भी आपके लिए बेनिफिट लिए जाते हैं, ये देखिएगा, कुछ चीज़ें आपके W2 से जुट के आती हैं। ये देखिए 401 के, ये आपको 401 के क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट, ये भी IRA अकाउंट होता है, तो उसके ऊपर जो आपको एडजस्टमेंट मिली है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको हर चीज़ क्लिक करेगी कि कहाँ से आया होगा ये।
सही है, तो ये $628, ठीक है। अब ये है आपका $435 देना है, 28,22893 आपका जॉब के ऊपर कटा हुआ है, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये आपको मिला है उसके ऊपर, इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर 5,000 तो 4,000 आपका ये एडजस्ट हो गया, ये आपके रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट। नेक्स्ट रिटर्न के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, अब सिनेरियो नंबर 5 है। इसके अंदर क्या है कि चार्लिस इज नॉट मैरिड एंड इज द सोल केयर टेकर ऑफ डॉटर। मैरिड नहीं है लेकिन अपनी डॉटर का केयर टेकर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में आ गए। वेकेशन के ऊपर चार्लिस ने जीता है तकरीबन, प्लेन पोकर खेला था उससे कुछ जीता है, ठीक है। तो W2G तब मिलता है आपको जब आप विनिंग करते हैं कोई। अच्छा, ये 1200 जो है ये टिकट खरीदी है, ठीक है। तो वेगर्स जो होते हैं इंसान टिकट खरीदते हैं, तो आप अगर जीत गए तो आपके ऊपर उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है, तो ये आपका खर्चा एडजस्ट नहीं होता जो आप टिकट खरीदते हैं। फिर चार्लिस ने कॉलेज का कोर्स किया है जिसके ऊपर 1098 मिला है, ठीक है। तो ये रिटर्न है, आइए इसको देखते हैं। तो ये है, अच्छा उसका अब चार्लिस जो काम क्या करता है उसकी है कि कंपनी है, अभी इसने रजिस्टर्ड नहीं, फोल प्रोप्राइटर कह लीजिए। जरूरी नहीं है कि यूएस के अंदर हर कंपनी रजिस्टर करवाए, जैसे मैंने आपको ऊबर की एग्जांपल दी थी, तो इसने भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाई भी अपनी कंपनी, बस ये काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तो ये स्केजुअल सी में जाएगा, ठीक है। चार्लिस का कैश मेथड है अकाउंटिंग और मटेरियल पार्टिसिपेटिंग, जैसे जरूर की बात है। चार्लिस ने $21,374 का कमाया है, जिसके अगेंस्ट उसने $1,300 का उसने एडवर्टाइजमेंट दी है, $1,600 का इक्विपमेंट है, रिपेयर है। अब देखें यहाँ पे चार्लिस के लिए सिर्फ उसने ये खर्चा दे दिया। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था होम ऑफिस डिडक्शन और व्हीकल फॉर बिजनेस यूज, पर्सनल व्हीकल फॉर बिजनेस यूज। तो इधर आप इस कस्टमर से पूछ सकते हैं कि ये रेंट जो है इक्विपमेंट का है, तो ये घर से बैठ के कर रहा है। अगर घर से बैठ के कर डिडक्शन भी आ सकती है, अगर आपके पास क्योंकि ये करोड़ों को ट्रेनिंग देता है, तो हो सकता है वहाँ पे जाना भी पड़ता हो इसे जगहों पे। तो दैट्स व्हाई होम ऑफिस डिडक्शन, और ये दोनों आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस सिनेरियो का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके माइंड के लिए सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी इसको 1098 मिला है, ठीक है। तो अब आप 1098 के अंदर सबसे पहले कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9 देखते हैं। अगर दोनों हुआ है तो ये जाता है अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट के अंदर, और अगर एक में टिक लगा है और दूसरे में टिक नहीं लगा तो ये जाता है लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट के ऊपर। अच्छा जी, पानी दिया था इसलिए खामोश हो गया, तो ये ना समझे यार कि बताओ आवाज कर दी। अच्छा जी, फिर उसको W2 जो होता है वो सैलरी के ऊपर मिलता है, लेकिन जो होता है वो गैम्बलिंग अगर आप जो अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको मिलता है। $2500 से गैर अर्न किए हैं। आगे चलते हैं, तो सिनेरियो 6 आ जाएगा। तो सिनेरियो नंबर 5 को हम करते हैं, ठीक है। आइए, हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी का है चार्लिस। सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डलेगी, ये भी बैंक की इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने, और उनका एड्रेस डाल दिया, तो उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डाल दिया, और अगर शेयर का जरूरत पड़ेगी तो आपको स्टेट आईडी डाल दी। तो डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी, जो उनकी बेटी है अमेंडा सिम्पटन, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने। अब हम चलेंगे इनकी इनकम की तरफ। तो इनकम इनकी क्या है, सबसे पहले गैम्बलिंग इन्होंने की है। W2G के अंदर जाएंगे तो बिलिंग कमीशन यहाँ से इनको मिला है $2500 का, ठीक है। इसके बाद स्केजुअल सी है, सोल प्रोप्राइटर है, कहीं इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो EIN की जरूरत नहीं है। यहाँ बोर्डिंग कमीशन ये डाल दिया कि क्या इसका जॉब है, वो डाल दिया, बिजनेस का नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। अगर है यहाँ पे, अगर आपको ब्लैंक भी छोड़ दो तो कोई मसले वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर घर से बैठ के काम कर रहे होते तो जो आपका घर का एड्रेस होता है वही एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। कोई LLC नहीं है, कहीं भी टिक नहीं किया हुआ LLC नहीं है, इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर। अब यहाँ पे आप ग्रॉस रिसीट डालेंगे 21374 जो उसकी इनकम है। फिर इसके बाद सारे खर्चे डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट के 1300, 1650 इक्विपमेंट के रेंट डाल दिया, रिपेयरमेंट या सप्लाईज डाल दी, अदर के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या है, पैरोल टैक्सेस हैं तो ये अदर के अंदर आ गई, ठीक है। ये सारे खर्चे आपने डाल दिए, तो आपका स्केजुअल सी भी आपका बन गया। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर। बाद इनके पास था 1098 ये रहा 1098 डाल। हमेशा 1098 में याद रखिएगा, ये जो पेमेंट कॉलम नंबर 1 के अंदर ये नेट ऑफ होती है फ्रॉम स्कॉलरशिप्स या ग्रांट से। तो आपको एक्चुअली आपने $2685 आपने उन्होंने कॉलेज रिसीव किए हैं, लेकिन अब उन्होंने आपको $1000 की ग्रांट भी दी है। तो आपका जो खर्चा पॉकेट से गया है वो गया है $1600, तो नेट ऑफ आपके ऊपर 1098 में एजुकेशन क्रेडिट के अंदर जाएंगे। अब मैंने देख लिया भाई दोनों कॉलम के ऊपर टिक, तो दैट्स वाई मैंने अभी पहले अपनी डिटेल डाली, ठीक है। यहाँ पे लाइफ टाइम रनिंग क्रेडिट डाल दिया, इंस्टीट्यूट की डिटेल डाली, ठीक है। उसके बाद मैंने नेट ऑफ किया, ओके, नेट ऑफ नॉन टैक्सेबल बेनिफिट। अब मैं देखता हूँ और कुछ मेरे पास रह गया है तो मुझे डालना है। नो, नथिंग। आइए रिटर्न को देखते हैं। सबसे पहले रिटर्न बनाना है, डायग्नोस्टिक क्लियर करने हैं, देन योर जॉब इज फिनिश। अपनी डिटेल डाली, ये हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में क्यों? क्योंकि उनके पास एक डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट भी चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में चलेगा, ठीक है। इसके बाद इनकी अपनी बिजनेस की इनकम है, उसके बाद 966 का क्रेडिट मिला है। 966 स्केजुअल 1 में गए, क्या है भाई, ये मिला है इनको बिजनेस का 366, ये रहा, और स्केजुअल
आगे देखते हैं। गैम्बलिंग के 2500 की इनकम और 966 इनकम प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का 50%, क्योंकि बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगा होगा। ओके, कोई टैक्स नहीं बन रहा, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बना, ये देखिए कोई टैक्स नहीं बन रहा, तो अल्टीमेटली चाइल्ड टैक्स ऑन इनकम टैक्स क्रेडिट खड़ा हो गया और एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट $1530 खड़ा हो गया। ये दोनों है तो $1931, इसमें से माइनस होंगे तो 359 को यहाँ पर मिल जाएगा एज अ रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये अब आपकी आहिस्ता से इसीलिए हम सीक्वेंस में समझाते चले जाते हैं ताकि आपके लिए हर कड़ी एक से एक बनती चली जाए। तो सिनेरियो नंबर 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। अगर कोई सवाल है तो इन दोनों सिनेरियो में मुझसे कर लीजिए, देन मैं फिर सिनेरियो नंबर, अगर कोई सवाल है तो जी आप सब बताएं। सर सवाल तो नहीं, बस रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपलोड कर देंगे, ग्रुप हमारे साथ शेयर कर देंगे सॉल्व भी, ताकि हम मैच कर लेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है जी सर, लेकिन वो हार्ड फॉर्म में मिल जाएगा तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। मेरे पास भी फ्री का वर्जन है, मेरे पास भी फ्री वर्जन है, हार्ड फॉर्म में तो डाउनलोड हो ही नहीं सकता, मैं भी डाउनलोड नहीं कर सकता इसे। रिकॉर्डिंग हो रही है, इसी रिकॉर्डिंग से मैच कीजिएगा। और कोई सवाल है तो किसी का बताइए। ठीक है सर। सर ये जो आप हमें दिखाते हैं डाउनलोड नहीं होती फ्री वर्जन में? हाँ, फ्री वर्जन में डाउनलोड नहीं, पैसे ओके सर, जी सर। ना वीडियो डाउनलोड हो सकती है ना ही आपका ये अलग अलग प्रो कनेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ, पैसे अगर कोई देता है ना पर रिटर्न तो वो डाउनलोड का ऑप्शन देते हैं। कोई और कोई सवाल किसी का? चलिए, कोई सवाल नहीं है, अब हम सिनेरियो नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सिनेरियो नंबर 6, अच्छा जी, का जो नाम है मैं डाउट कहूँगा भाई, ज़्यादा मुझे नाम में स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक कर जाता हूँ। कि इन साहब के पास जो है वो मैरिड नहीं है और कोई चाइल्ड भी नहीं है, वो काम करते हैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में और कंस्ट्रक्शन कंपनी से उन्हें 1099 एनईसी मिला है। अब आप ये देखें, अब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर दो ऑप्शन होते हैं तो मिल जाता है W2। अगर आप जॉब पे होते हैं, जब आप W2 करते हैं तो W2 का मतलब आप जॉब पर हैं। जब आप जॉब पर हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो आप पे अप्लाई नहीं होगा, आप पे सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकेयर का 50% अप्लाई होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कुछ वहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन ये होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रीफर करते हैं, बोलते हैं यार हमने कौन सा मतलब 60 देते हो गवर्नमेंट को और कुछ मिलता नहीं वगैरह वगैरह, ये अपना डिबेट है। तो हमें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर ठीक है, हम अपना है ना बिजनेस जो उसमें कटवा देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी कैलकुलेशन के दिमाग चलता है, बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंसिव है ना, नेट ऑफ कर लेते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि जब आप W2 लेते हैं तो W2 के अगेंस्ट आप कोई भी एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको 1099 एनईसी मिलता है, जिसे कहते हैं नॉन एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन एनईसी, वो भी एक जॉब ही होती है, लेकिन आप मतलब डिसाइड करते हैं यार कि मैं ना आपके यहाँ जॉब नहीं करूँगा, आप मुझे एनईसी दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1099 एनईसी में कि यहाँ पर आपके लिए एक है कि आप अगर घर पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर W2 किसी ने लिया है, अब यहाँ पे मैंने ना एक कंपनी, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल बोस्टन का, तो वो मेरे पास आया था वो टैक्स प्लानिंग पर्पस के लिए, क्योंकि हम टैक्स प्लानिंग भी मैं कर रहा हूँ, जो कि मैंने माजरान में मैंने वो कोर्स लॉन्च नहीं किया टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग का भी मेरा एक कोर्स चलता है, लेकिन वो सिर्फ यूएस सिटीजन के लिए चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे एक्चुअली 3 कोर्स चल रहे हैं, यूएस टैक्स प्रीपेयर और बाकी 2 और कोर्स चल रहे हैं जो कि यूएस मार्केट के लिए हैं सिर्फ और सिर्फ। और उसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह है ना कोर्स कॉपी हो जाते हैं। खैर आगे बताता हूँ, मैं छोड़ी सारी बात। तो तो वो मेरे पास आए कि यार हमने ना कुछ टैक्स बचाना है, कोई पॉसिबिलिटी बताइए। तो उनके पास 150 डॉक्टर हैं और यूएस के अंदर जो ये 150 डॉक्टर थे उनमें से तकरीबन 5% डॉक्टर इनके ऐसे थे जो कि घर से बैठ के काम करते हैं, घर से बैठ के मीटिंग करना, घर से बैठ के डॉक्टर सारे के सारे पेशेंट्स को देखना, सारी चीज़ें करना, होम वर्क फ्रॉम होम। और अगर कभी जरूरत पड़ती थी तो वो हॉस्पिटल ऑपरेशन वगैरह के लिए आते थे। अब होता क्या था कि डॉक्टर्स की सैलरीज बहुत हाई होती हैं, तो अब ये क्या होता था कि डॉक्टर बेचारे उनको 150 डॉक्टर को देते थे, तो अब वो कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते थे उसके अगेंस्ट। अच्छा, कंपनी को क्या नुकसान होता था हॉस्पिटल को कि वो W2 के ऊपर 7.65% बेयर करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उसकी सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर, क्योंकि जब आप किसी को एम्प्लॉय रखते हैं तो आप उसका 50% सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर खुद बेयर करते हैं और 50% एम्प्लॉय बेयर करता है। तो अगर $1,00,000 की उसकी सैलरी है तो उसका इसका मतलब ये हुआ कि के ऊपर उन्हें $7,500 वो बेयर करना पड़ता है, नंबर 1। इसके बाद टूटा होता है और टूटा होता है फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, एक होता है फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो ये भी एम्प्लॉयर ही पे करता है। ठीक है, तो ये टैक्स कुछ बंद बना के हर डॉक्टर के ऊपर मिनिमम बताया था कि $8 से $10,000 की इनकी कॉस्ट आ जाती है। तो इन्होंने कहा यार कोई ऐसी बेनिफिट, और डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखो तो अगर उसको $1,00,000 मिल रहा है तो $1,00,000 के ऊपर पूरा पूरा उसको टैक्स लग रहा है। ठीक है, 50% ठीक है, $7,000 की उसे बेनिफिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की मदद में बेनिफिट हो रही है। तो हमने ना हर डॉक्टर की कैलकुलेशन बनाई और उसके अंदर से तकरीबन 30% डॉक्टर ऐसे निकले जिनको एनईसी के ऊपर अगर हम करते तो 30 to 35% उनका, क्योंकि स्लैब बहुत हाई था, हाई से बना दी उनकी $4,00,000 $3,00,000 सैलरी, तो उनके लिए एनईसी बड़ा फायदेमंद हुआ। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें $3,00,000 की सैलरी मिलती थी तो $3,00,000 के ऊपर टैक्स लगता था, उसके अगेंस्ट वो कोई खर्चा क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम उसको एनईसी के ऊपर लेके गए तो पता ये चला कि वो $3,00,000
तो होम ऑफिस डिडक्शन भी क्लेम वो कर रहे थे, ठीक है, अपनी पर्सनल गाड़ी का खर्चा भी, जो डॉक्टर विजिट वगैरह पे आते थे उसका भी खर्चा क्लेम कर रहे थे, लैपटॉप लेते थे, इंटरनेट वगैरह, और उन्होंने अगर 2 से 4 अपने, क्योंकि बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने पास भी कुछ असिस्टेंट्स और स्टाफ वगैरह रखते हैं, तो उनकी सैलरीज वगैरह भी वो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्लेम कर ली, जो कि नहीं कर पा रहे थे W2 के अंदर। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जॉब को भी फायदा हो गया और कंपनी को भी फायदा हो गया और स्टाफ को भी। अब यहाँ पे एक सवाल माइंड में ये आ रहा है कि सर क्या आयरिस इतना बेवकूफ़ है, अलाउ कर दिया? पहले पिछले साल की हिस्ट्री देखी होगी कि यार आपके 150 डॉक्टर थे, ठीक है ना, और आज आपने देखा कि 35% डॉक्टर जो एनईसी के ऊपर चले गए, तो क्या आयरिस ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं जी, आयरिस ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, क्योंकि आयरिस का रूल है कि मोर देन 50% आपके पास W2 होने चाहिए। लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन जब आप प्लानिंग की बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं और आप एक्सपी बैठते हैं, तो उनका ये याद है कि मोर देन 50 या 60% से ज़्यादा है ना, अगर आपके पास W2 है तो आप एनईसी चला सकते हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये एक प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से है, तो हर चीज़ को देखते हुए हमने इसको किया था और बड़े पैसे मैंने उससे कमाए। आगे चलते चलते आज भी वो हॉस्पिटल से प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से और रिटेनरशिप के पर्सपेक्टिव से मुझे एक अमाउंट हर महीने रिटेनरशिप का आ जाता है कि नहीं, बोले बस आप अपने पास ही पैसे रखें, वो मेरे लिए शायद पाकिस्तान के खर्चों के लिए भी बहुत हो जाता है। तो वो कहते हैं यार इतने आप रख लीजिए, हमें जब जरूरत होगी तो हम आपको लाइन पे दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे भी आएंगे जो आप जब रिटेनरशिप के ऊपर आ जाओ हमारे, ठीक है ना, या ऐसे करो जब हम मार्केट से ना आते हैं। मैं आपको सही बताऊं, जब मैं यूएस टेस्ट कर रहा था तो मेरे बॉस ने मुझे बताया था कि भाई ये आपको इतना पैसा देगा कि आपकी सोच है, क्यों? क्योंकि बंदों में काने राजे वाली मिसाल है। अब टैक्स प्रीपेयर बनना लग रहे हैं लोग, अगले 5-7 साल बाद हमें कोई पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो उस वक्त हमने रिवॉर्ड कमा लिया होगा, अब हम टूरिस्ट। लेकिन जब हम नए नए लोग एक्सपीरियंस मार्केट में आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा था तो उस वक्त मुझे कहा था कि तुम बेवकूफ़ हो, क्यों अपनी मोनोपोली खराब कर रहे हो, क्योंकि 30 से 40 लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और क्यों अपनी मोनोपोली खराब कर रहे हो। तो उस वक्त मेरा यही माइंड था, जो भी बिजनेस जितना है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो किस्मत के अंदर वो आएगा, बाकी जो लोग हैं वो चला जाएगा। ये कोई इंस्टीट्यूट मुझे इतना कोई कमा के नहीं देता जितनी मैं आवर्स यहाँ पे दे रहा होता हूँ, और जो रिटर्न मुझे एक्सपेंस के बाद मुझे मिलता है तो ऑटोमेटिकली मुझे लॉस ही हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली एक शौक है, चीज़ें हैं, चल रही हैं, इसके बावजूद भी जब हम स्टूडेंट्स के, जब मेरे पास है एडमिन, तो उस टाइम पे बड़ा दिल दुखता है। लेकिन ये देखने गया वो 2 से 4 लोग ही हैं जिनको मेरे सवाल के जवाब देने पे अनप्रोफेशनलिज्म लगा कि यार इन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया, या कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार सर क्लास में सवाल करना बहुत हमें गुनाह का काम है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से रिमार्क्स आते हैं। तो फिर भाई तो है ना हमारे पास, तो ज़रा सोचा करें प्लीज़ कि कोई चीज़ हो रही होती है। आगे चलते हैं, ये मैं कहीं से कहीं निकल गया। तो ये एनईसी का ये आपको मैंने पर्सपेक्टिव बता दिया कि बेनिफिट क्या होता है। आगे चलते हैं। ही ऑल्सो पेड 5387 टू जॉर्जिया को उसने दिए हैं, ठीक है ना, टू हाईलैंड टू ऑब्टेन। आप देखें 1098 मिल गया, ठीक है, तो 1098 भी है और कोई चिल्ड्रन पे सिंगल का रिटर्न नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा खास रिटर्न नहीं है। आइए चलते हैं जरा। उसे बिजनेस का एक्सपेंस भी दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, लाइसेंस दे दिया, रिपेयर दिया, ठीक है, ये सारे खर्चे दिए हुए। तो इसके अगेंस्ट दिया होम ऑफिस डिडक्शन, व्हीकल, पर्सनल यूज, ये सब खर्चे आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो ये 1099 एनईसी का फॉर्म है, ये रेवेन्यू होता है आपका, किसने दिया, किसको दिया, कितना दिया। तो ये रिटर्न में चलता हूँ। अच्छा जी, अब हमारा चलते हैं। अच्छा यार नाम लेते हुए डर ही लग रहा है कुछ का कुछ ना निकल जाए, इसीलिए साहब कह रहे हैं डॉग डॉग पता नहीं क्या है भाई, स्पेलिंग आई डोंट। सबसे पहले क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डाल दी भाई, ठीक है, सिंगल का रिटर्न है, उनकी अपनी डिटेल डाल दी, उनका एड्रेस डाल दिया, एड्रेस टेलीफोन नंबर वगैरह डाल दिया अगर सोशल, ठीक है। अब इसका कोई डिपेंडेंट है नहीं, डायरेक्टली हम चले जाते हैं इनकम की तरफ, ठीक है। इनका इनकम आ गई, स्केड्यूल सी है। कंपनी का देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, कोई कंपनी का नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते तो आपने यहाँ पे बिजनेस की नेचर डाल दी और NAICS पोर्टल, और कोई ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, कुछ भी कोई नहीं, डन टनाटन अपने नाम के ऊपर। आगे चलो। अच्छा ये रेवेन्यू डाल दिया इन्होंने 1099 एनईसी। अच्छा 2 तरीके होते हैं 1099 एनईसी के अंदर, आपको यहाँ फॉर्म भी मिलेगा, उसके अंदर भी 1099 एनईसी का फॉर्म है, ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि इसने इशू किया, ड्रैग के अंदर बाकायदा एक फॉर्म बना, ठीक है, 1099 एनईसी का एक अलग फॉर्म है, प्रोस कर ग्लेजर के अंदर भी अलग से एक फॉर्म है। तो अगर फॉर्म अगर दिया हुआ है 1099 एनईसी का, आप हमेशा सर्च कर लिया करें हाउ टू रिपोर्ट। जैसे हैदरी ने बहुत अच्छा इसको मेरे को कैच किया कि आप जब भी नया सिस्टम देखें तो हर फॉर्म के लिए देख लिया करें कि हाउ टू रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे दिखाया। अच्छा इसके अंदर भी एक बग आया हुआ था, इनमें भी अदर के अंदर जाके का फॉर्म में सर्च कर दीजिएगा, अगर वो कनेक्ट हो गया है मतलब आप वहाँ पे डेटा डालें और स्केड्यूल सी में रिफ्लेक्ट कर जाए तो फिर यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी फॉर्म में डेटा डालिएगा, वहाँ पे फॉर्म की डिटेल, टू की डिटेल और ये डाली होती है। अब एक बात आपको बता दूं कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टैक्स प्रीपेयर को, कुछ आपके ऊपर नहीं है। अगर फॉर्म जो भी ये फॉर्म होते हैं ना, ये फॉर्म सबसे पहले जो आपको दिए जाते हैं W2, 1099 1099 INT, 1099 DIV, ये सारे फॉर्म सबसे पहले जो बंदा इशू करता है या जो कंपनी इशू करती है वो सबसे पहले आईआरएस पे जमा करवाती है, आईआरएस तो फिर आपको देती है। आप यहाँ पे वो डेटा डालते हैं। अगर आपने कोई डेटा मिस कर दिया, अगर आपके कस्टमर ने आपको 10 फॉर्म दिए और आपने 9 डाले और वो भी भूल गया, आप भी भूल गए, आपके पास नोटिस आ जाएगा जैसे रिटर्न फाइल करेंगे उसके 2 से 3 हफ्ते में कि जनाबे वाला हमारे हिसाब से आपके पास 4 W2 होने चाहिए थे, आपने ये W2 मिस किया है, अब आपको पेनल्टी करने का, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पेयर के ऊपर और टैक्स प्रीपेयर के ऊपर। तो उसके बाद आप CPA के लिए काम कर रहे हैं तो आपको तो जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं, ठीक है। तो रिव्यूअर की जिम्मेदारी है, उसको सारे फॉर्म देखने चाहिए, स्टैक की जिम्मेदारी है, वो सारे फॉर्म सही से ले। और सबसे जरूरी जिम्मेदारी कि टैक्स पेयर ने जितना डेटा दिया है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी डाल दो, करना रिव्यूअर का काम। लेकिन अगर आप कम डालोगे तो आपके ऊपर कोई हेडेक तो नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका नाम खराब होगा कि यार ये मिस्टेक्स करता है। आइए ठीक है 1098 की। अब देखें इसके अंदर भी एक के ऊपर टिक नहीं है, ठीक है, तो 5387 आप डाल देंगे। आगे चलते हैं। तो रेवेन्यू के बाद आप एक्सपेंसेस डाल दीजिए इससे नीचे जो भी दिए हुए हैं मैंने ऊपर 600 ये डाल दें, इंश्योरेंस,
3600 रिपेयर, फिर ये तो ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद 1098 हम डालेंगे। टेन 98 डाल दिया आपने, डॉग जो भी है इनका नाम, लेफ्ट हैंड लर्निंग क्रेडिट और पूरा का पूरा अमाउंट डाल दिया। ओके, इसके बाद साहब के पास और क्या क्या है देखते हैं। और इनके पास एक 1095 ए है, ठीक है। 1095 ए भी डाल दीजिए। ये रहा प्रीमियम 1095 ए। जो डेटा दिया हुआ है 1 के अंदर नहीं दिया, 2 में नहीं दिया, ये ऐसे यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया किसका है। और ये अगर कॉलम वाइज डेटा दिया हुआ तो हर कॉलम में डाल देंगे, अदरवाइज टोटल दिया हुआ तो सिर्फ और सिर्फ टोटल डाल देंगे। ठीक है, आंखें बंद करके। और कोई फॉर्म शॉर्म है तो देखते हैं ना जी, अब कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके रिटर्न के रिव्यू की तरफ। सिंगल का रिटर्न है जी, कोई डिपेंडेंट नहीं है। इनकम है 14,000। ये एडजस्टमेंट इस चीज़ की मिली है 1024 कैजुअल की है। हाँ, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की 50% की डिडक्शन मिली है। आगे चलते हैं 2000। अब ये देखिए छोटा सा इनकम टैक्स कम है क्योंकि एक ही कोई बच्चा नहीं है, तो अगर कोई बच्चा ना हो तो मिनिमम 600 होता है इनकम के हिसाब से, तो ये मिल गया इनको। एडजस्ट करके इनको 101808 का टैक्स देना है। अब ये इनको एस्टिमेटेड टैक्स जमा करवाते हैं क्योंकि $1000 से ऊपर गए, एस्टिमेटेड टैक्स इनसे बन रहा था। $80 इनको जमा करवाते, 2210 का फॉर्म फिल करेंगे और देखेंगे कि पिछले साल इनकी टैक्स बन रही थी या नहीं बन रही थी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इनको बेनिफिट देंगे, वरना अदरवाइज $80 इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास तक की कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ मुझसे सवाल कर दीजिए। देन हम कल बाकी सिनेरियोज करेंगे, या अगर टाइम मिला तो कुछ और पढ़ेंगे। मैं सिचुएशन के हिसाब से देख रहा होता हूँ, वरना हम सिनेरियोज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इंशाल्लाह हो सकता है कि 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखूँ, लेकिन अभी का उसका कोई प्लान नहीं है। 1-2 एक्स्ट्रा क्लास में रखता हूँ। ठीक है जी, कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आई एम अवेलेबल फॉर यू टू गिव डाउन। कोई सवाल नहीं है आप लोगों के पास? माशाल्लाह सब कुछ समझ आ गया। आवाज़ भी आ रही है, नहीं आ रही मेरी? ये इंटरनेट मेरा कनेक्ट नहीं है। अमीर ऑल गुड? यस सर, आ रही है। यस क्लियर। जबरदस्त। चले जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको यूएस टेक्स को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग इससे